Dear students, in the last lecture, we have started our unit number 1, and in that unit, we have done the very fundamental definitions of lattice, basis, and structure. And after that, we have done unit cell and primitive cell. And I'm sure from the last lecture, you are able to differentiate between the lattice and structure. मैंने जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब हम लैटिस की बात करेंगे तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ज्योमेट्री ओनली, कि व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन द स्ट्रक्चर। और जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक्चुअली उस ज्योमेट्री के साथ जो एक्चुअल एटम्स प्रेजेंट हैं हम उनकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो जब हम लैटिस की बात करेंगे तो क्या है कि एक पॉइंट होगा और सारे पॉइंट एक जैसे होंगे, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमारे पास एक पॉइंट के साथ कई सारे एटम्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब कई सारे एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल्ड होंगे। और जब हम अगर अगर सपोज हमारी स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम्स है तो ठीक है ना। तो फिर हमने यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल का डिफरेंस देखा था और हमने देखा था कि जब हम एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं या एक पर्टिकुलर क्रिस्टल की बात करते हैं तो उसके अंदर यूनिट सेल एक से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो प्रिमिटिव सेल होगी दैट विल बी द यूनिट सेल विच विल हैव द लीस्ट एरिया अगर हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, एट लीस्ट वॉल्यूम अगर हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो टुडे वी विल मूव अहेड फ्रॉम दोज डेफिनेशंस और फ्रॉम दोज फंडामेंटल्स। और आज हमारे पास जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर्स, और इसको हम बेसिस वेक्टर्स भी बोलते हैं, सिंपल बेसिस वेक्टर्स, ठीक है। अब क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर्स देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पे जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन का मीनिंग है सिंपल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लैटिस का एग्जांपल दिया था कि सपोज हमारे पास ये पॉइंट्स हैं एक लैटिस के अंदर, ठीक है। एंड इफ वी टेक एनी पॉइंट एज ओरिजिन, तो मैंने बताया था कि एक सपोज मेरे पास ये डायरेक्शन होगी ए, जिसकी डायरेक्शन में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है। एक सपोज ये डायरेक्शन होगी मेरे पास बी, जिसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शंस अवेलेबल है। ये जो ए और बी हैं, जिनके डायरेक्शन में या जिनके मैग्नीट्यूड में, जिनके वेक्टर्स के कोरस्पोंडिंग हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस पे एटम्स प्रेजेंट हैं, इन वेक्टर्स को हम बोलते हैं बेसिस वेक्टर्स। बेसिस वेक्टर्स, बेसिस वेक्टर्स या क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट से क्या लेना देना है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि हमने जब यूनिट सेल की डेफिनेशन की थी तो यूनिट सेल की डेफिनेशन में हमने क्या किया था, यूनिट सेल की डेफिनेशन में हमने किया था कि ये वो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है या ये वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम ओवर एंड अगेन अगर रिपीट करते चले तो हमारे पास कंप्लीट लैटिस हमारे पास आ जाएगी, कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। अब वो ओवर एंड अगेन का जो रिपीटिशन है वो हमें इन ट्रांसलेशन वेक्टर से या इन बेसिस वेक्टर से मिलेगा, ए और बी से। ये क्या कहता है एक्चुअली कंसेप्ट यहां पे क्या कहता है कि देयर विल एग्जिस्ट, मान लो मेरे पास ए डायरेक्शन में ए है जो क्रिस्टल वेक्टर है, दूसरे डायरेक्शन में बी है जो क्रिस्टल वेक्टर है या बेसिस वेक्टर है, और सपोज तीसरे डायरेक्शन में सी है। ए बी और सी की डायरेक्शन में अगर हम पीरियोडिसिटी देखें या अगर रेगुलर अरेंजमेंट देखें तो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, हमारे पास पॉइंट्स आएंगे। तो कहता है कि देयर विल एग्जिस्ट ए वेक्टर नेम्ड एज ट्रांसलेशन वेक्टर जिसमें हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इन बेसिस वेक्टर्स का, n1a plus n2b plus n3c, where n1 n2 and n3 are integers. Integers means जीरो भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। अब इस t का ट्रांसलेशन से क्या लेना देना है, अब ये देखो t का ट्रांसलेशन से लेना देना है कि अगर मैं सपोज किसी पॉइंट पे ओरिजिन लूं, किसी भी पॉइंट पे ओरिजिन लूं,
और उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं इस ट्रांसलेशन वेक्टर के थ्रू मूव करता हूं तो आई शुड अगेन गेट ए पॉइंट। थोड़ा सा मैं इसको इलेबोरेट करूंगा इस पॉइंट को। देखो, जब हम क्रिस्टल की बात करते हैं, क्रिस्टल की पीरियोडिसिटी की बात करते हैं, क्रिस्टल के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो हम क्रिस्टल की डेफिनेशन इस तरह से भी दे सकते हैं कि क्रिस्टल हमारे पास बेसिकली वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है जिसमें अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े होकर जो एनवायरनमेंट देखें और अगर हम डिस्प्लेस करते हैं किसी दूसरे पॉइंट पे और वहां से अगर हम एटम्स का एनवायरनमेंट देखें चारों तरफ का, both should be identical. In a ideal crystal, both should be identical. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पॉइंट से देखता हूं तो इसके माइनस ए की डायरेक्शन पे एक एटम है, बी की डायरेक्शन पे एक एटम है, ए की डायरेक्शन पे एक एटम है, माइनस बी की डायरेक्शन पे एक एटम है, इस डायरेक्शन में एक एटम है, इस डायरेक्शन में एक एटम है। तो यहां से एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है, चारों तरफ हमें एटम्स की लोकेशन दिखाई दे रही है। अगर मैं इस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे जंप करता हूं, किसी भी पॉइंट पे, और यहां से भी मैं इसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट देखूं, एनवायरनमेंट शुड बी आइडेंटिकल। और वो एनवायरनमेंट आइडेंटिकल तभी होगा अगर उसके अंदर जो ट्रांसलेशन ऑपरेशन है, जो ट्रांसलेशन सिमेट्री है, ये एग्जिस्ट कर रही होगी। कैसे? मान लो ये एक यूनिट सेल है, फॉर एग्जांपल ये एक यूनिट सेल है। मैं कहता हूं इस यूनिट सेल को अगर हम ओवर एंड अगेन रिपीट कर देंगे तो वी गेट द कंप्लीट लैटिस। सपोज मैं ऑपरेशन लेता हूं, मैंने इस टी के अंदर ले लिया n2 इज इक्वल टू 0, n3 इज इक्वल टू 0, n3 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास टी क्या बन गया? n1a। इसका मतलब अब n1 मेरे पास क्या है? n1 इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से करते करते -1 0 1 2 करते करते इंफिनिटी, इंटीजर। n इज 1 इज इक्वल टू सपोज 1, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू a की डायरेक्शन में एक यूनिट अगर मैं डिस्प्लेस करूं इस पूरे के पूरे को, तो इसकी जगह क्या आ जाएगी? ये एक यूनिट डिस्प्लेस करके जो ये वाला एंड है वो ये वाला एंड बन जाएगा, और जो ये वाला एंड है वो ये वाला एंड बन जाएगा, एक आगे चला जाएगा। अगेन ए यूनिट सेल, अगेन द सेम एनवायरनमेंट। n1 इज इक्वल टू 2 अगले पे, n1 इज इक्वल टू 3 अगले पे, n1 इज इक्वल टू 4 अगले पे। तो क्या है, ये डिस्प्लेस होते होते रिपीट होते होते यूनिट सेल अपने आप को रिपीट करेगी, हमें दोबारा से सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है। सपोज n1 इज इक्वल टू 0, n3 इज इक्वल टू 0, n2 इज इक्वल टू, सपोज मेरे पास कुछ भी वैल्यू है। अब ऊपर की तरफ ये है b, 1b, 2b, 3b, 4b, 5b अपने आप को रिपीट करते चल रहा है, हमें अगेन दोबारा से वही एनवायरनमेंट मिल रहा है अपने चारों तरफ। ठीक है ना? तो यूनिट सेल इज रिपीटिंग इटसेल्फ यूजिंग दिस वेक्टर एंड दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बेसिस वेक्टर्स a b c। ठीक है? अगर मैं बात करूं या इसको अगर हम वेक्टोरियल देखें तो वेक्टोरियली हम क्या है कि सपोज मैंने ये पॉइंट ओरिजिन लिया, सपोज 0 है, ये किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है सपोज r। ठीक है? और इसके ऊपर मैं कोई ट्रांसलेशन ऑपरेशन दे देता हूं, कोई भी सपोज मैंने ये एक ट्रांसलेशन ऑपरेशन दे दिया, तो जब इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने ट्रांसलेशन ऑपरेशन दिया तो जो मेरे पास फाइनल पॉइंट आना चाहिए उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो पोजीशन वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग भी मेरे पास एनवायरनमेंट सेम रहना चाहिए। मतलब इस पॉइंट से r से जो एनवायरनमेंट था, मैंने अगर इस पे t अप्लाई कर दिया तो ये r प्लस टी बन के जो एनवायरनमेंट आया इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो एनवायरनमेंट है वो शुड बी आइडेंटिकल। इसका मतलब जो r डैश है, r डैश इज इक्वल टू r प्लस टी। यही तो किया, r के अंदर t ऐड किया तो जो फाइनल पोजीशन वेक्टर आया, जो हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वो शुड बी आइडेंटिकल। और अगर वो आइडेंटिकल है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n1, n2 एंड n3 देन इट विल बी ट्रांसलेशन वेक्टर। बड़ी समझने की चीज है ये और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप ये मान के चलो कि सॉलिड का जो बेसिक पार्ट है वो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं इसको।
जब भी हम ट्रांसलेशन ऑपरेशन की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन के कोरस्पोंडिंग, जस्ट ए मिनट, मैं इसमें डस्टर ढूंढ रहा हूं। हाँ, ट्रांसलेशन वेक्टर मेरा क्या कहता है? ट्रांसलेशन वेक्टर कहता है कि whenever we have a lattice, सिंपल, दोबारा से आपको मैं इसको रिपीट करता हूं क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसमें। अगर कोई भी किसी भी पॉइंट को मैं ओरिजिन ले लूं और यहां से किसी पॉइंट का मैं पोजीशन वेक्टर लूं, वो दैट इज r, और मैं कोई दूसरा ऑपरेशन, कोई भी दूसरा ऑपरेशन t उसके ऊपर अप्लाई करता हूं, हैविंग t वेक्टर एज n1a प्लस n2b प्लस n3c, तो मेरे पास जो फाइनल पोजीशन आएगी, जो फाइनल पोजीशन वेक्टर आएगा, वहां से जो एनवायरनमेंट है, जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए जहां पे इनिशियली वो था। तो जब इसका मतलब टी ऐड करने से मैं जिस पोजीशन पे, नई पोजीशन पे पहुंचूंगा, वो पोजीशन वैसी ही होनी चाहिए जैसी इनिशियल पोजीशन थी, जैसी इनिशियल पोजीशन थी। इसका मतलब आर डैश शुड बी इक्वल टू आर प्लस टी। अगर ऐसा आता है तो इट मींस इट इज ए ट्रांसलेशन वेक्टर। तो ट्रांसलेशन वेक्टर वो वेक्टर है कि जिस डायरेक्शन में अगर हम क्रिस्टल को ट्रांसलेट कर भी दें, अगर उसको डिस्प्लेस कर भी दें, तो कोई भी चेंज ना आए, ये पता ही ना लगे कि हम नई जगह आ गए या उसी जगह पे हैं, या उसी जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ सेम मिलना चाहिए। क्योंकि क्रिस्टल को देखो, चाहे तुम यहां खड़े होकर देख लो, चाहे तुम यहां खड़े होकर देख लो, चाहे तुम यहां खड़े होकर देखो, यहां खड़े होकर, किसी भी पॉइंट से खड़े होकर देख लो, एवरी पॉइंट हैज द आइडेंटिकल सराउंडिंग। और अगर ऐसा है तभी ये चीज हो पाएगी, अदरवाइज ये होगी नहीं। ठीक है ना? और अगर ये होगी तो इट मींस दैट इज ए आइडियल क्रिस्टल, दैट इज ए आइडियल क्रिस्टल। तो ट्रांसलेशन वेक्टर वो वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन में अगर हम क्रिस्टल को ट्रांसलेट कर भी दें या डिस्प्लेस कर भी दें, तो देयर इज नो चेंज इन द क्रिस्टल, देयर इज नो चेंज इन द क्रिस्टल। अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है तो दैट वेक्टर इज ए ट्रांसलेशन वेक्टर। अगर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है तो दैट आइदर दैट इज नॉट ए क्रिस्टल और दैट इज नॉट द ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ दैट क्रिस्टल। ठीक है? एंड ट्रांसलेशन वेक्टर इज सिंपली द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A, B, C which are named as crystal vectors या basis vectors, या basis vectors। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी भाई, जो मेरे को आप लोगों को बतानी थी। हालांकि इसमें बड़ा जोर लगता है समझाने में, बट आई एम ट्राइंग कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और कंसेप्ट में कुछ भी टिपिकल नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है कि डिस्प्लेसमेंट हो तो हमें सेम एनवायरनमेंट मिले, ऐसा लगे कि हम उसी जगह पे हैं। और वो तभी पॉसिबल है अगर क्रिस्टल हमारा आइडियल क्रिस्टल होगा और जो हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसलेशन वेक्टर के कोरस्पोंडिंग होगी। ठीक है? अगर आपको तीनों में सपोज कंफ्यूजन लगती है तो सिंपल सी बात है, इसको जीरो ले लो, इसको जीरो ले ले, एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे है तो t इक्वल टू n1a, अगले पे चला गया, अगले पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से देखो, एक ही बात है। सपोज n2 के कोरस्पोंडिंग ले, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इससे ऊपर वाले पॉइंट पे देखो, उससे ऊपर वाले पॉइंट पे देखो, एनवायरनमेंट इज सेम, इसका मतलब चल रहा है। n3c हमारे पास तीसरी डायरेक्शन हो सकती है जो आगे की तरफ होगी, तो हम किसी भी पॉइंट से देखें अगर एनवायरनमेंट सेम आ रहा है तो दैट इज ए ट्रांसलेशन वेक्टर। और जनरली हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, जो n1 n2 n3 है, दे आर रैंडम इंटीजर्स। रैंडम इंटीजर्स होंगे तो इसकी बजाय ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, कोई तीसरा आ जाएगा और कहीं पे आ जाएगा। तो जहां पे भी हम पहुंच रहे हैं, जो एनवायरनमेंट, वी शुड गेट ए पॉइंट, वी शुड अगेन गेट ए लेटेस्ट पॉइंट, दैट वेक्टर इज नेम्ड एज ट्रांसलेशन वेक्टर, दैट वेक्टर इज नेम्ड एज ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है? इसके बाद एक कंसेप्ट हमने पिछले उसके अंदर भी किया था, लेक्चर के अंदर भी, कि हम प्रिमिटिव सेल की बात करते हैं। जो यूनिट सेल हैं वो सारे की सारी सेल प्रिमिटिव नहीं हो सकती। यूनिट सेल हमारे पास प्रिमिटिव भी होगी, नॉन प्रिमिटिव भी होगी। तो एक सबसे आसान तरीका है प्रिमिटिव यूनिट सेल निकालने का, कि कौन सी कि हमारे पास मिनिमम प्रिमिटिव सेल का एरिया कितना होगा। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल हमारे पास एग्जिस्ट करती है जिसको हम बोलते हैं विग्नर सीड्स सेल। विग्नर सीड सेल,
विग्नर सीड सेल इज ऑलवेज ए प्रिमिटिव सेल, इज ऑलवेज ए प्रिमिटिव सेल। और इसको निकालने का एक खास तरीका है। खास तरीका क्या है कि सपोज वी हैव लैटिस पॉइंट्स which are symmetric to each other, ठीक है। टेक एनी पॉइंट एज ओरिजिन, सपोज इसको ओरिजिन ले लिया, ठीक है। इसको इसके सराउंडिंग सारे पॉइंट से मिलाओ, ये स्टेप्स याद रखना। इसको इसके सारे सराउंडिंग पॉइंट से मिलाओ, इससे जोड़ दिया, 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 सराउंडिंग सारे के सारे पॉइंट से हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। टेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच लाइन, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये ड्रा कर दिया। इसका सपोज मैंने ये ड्रा कर दिया, 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 इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, और इसका ये हो गया। सबके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, अगर हम उन वो जो एरिया कवर करते हैं, अगर हम उसको ज्वाइन करवाते हैं, कैसे? ये 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 और ये, ठीक है। मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं इसको, ये वाला, ये वाला, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये और ये। हमेशा हम इस तरह से जब भी इसका एरिया निकालेंगे, थोड़ा सा ठीक नहीं बना क्योंकि सिमेट्रिक नहीं था, अदरवाइज बड़ी सिमेट्रिक एक फिगर बनती है। कुछ नहीं करना, टेक अ लैटिस, टेक एनी पॉइंट एज ओरिजिन। आपने जब भी पॉइंट को ओरिजिन ले लिया, उस पॉइंट, उस ओरिजिन वाले पॉइंट को उसके आसपास के सारे पॉइंट से मीट करवाओ। जो लाइनें आ गई हमारे पास, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करो। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे वो जो एरिया सबस्टेंड करेंगे, वो बाउंड करेंगे, वो जो होगी, ये वाला जो पार्ट हो गया हमारे पास, ये होगी हमारे पास एक प्रिमिटिव सेल विच इज नेम्ड एज विग्नर सीड सेल। विग्नर सीड सेल, इसने विग्नर सीड्स वाज ए साइंटिस्ट, और उसने ये तरीका निकाला था कि जब भी हमें प्रिमिटिव सेल निकालनी है और हमें नहीं पता लग रहा कि कौन सी सेल उसकी प्रिमिटिव सेल रहेगी, तो दिस इज ए मैकेनिज्म ऑफ फाइंडिंग द विग्नर सीड सेल। और इसके स्टेप्स में दोबारा बता देता हूं। फर्स्ट स्टेप है टेक एनी पॉइंट एज ओरिजिन। सेकंड, ज्वाइन ओरिजिन with all neighboring points। ठीक है। तीसरा पार्ट आ गया इसका, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच लाइन। ठीक है। चौथा आ गया फिर इसका, द परपेंडिकुलर, द एरिया कवर्ड बाय ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स विल गिव यू a primitive cell named as Wigner seed cell। ठीक है। It is a special type of cell, and this is the procedure to find the this primitive cell, find this primitive cell। ठीक है। तो आज मैंने ये दो ही टॉपिक करवाने थे। पहला हमने किया ट्रांसलेशन वेक्टर्स का और बेसिस वेक्टर्स का। मैंने बताया बेसिस वेक्टर्स वो हैं जिस डायरेक्शन, जो अलग अलग डायरेक्शन में हमारे पास पॉइंट्स अवेलेबल हैं। ट्रांसलेशन वेक्टर वो है जो इन बेसिस वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है।
और ट्रांसलेशन वेक्टर की खासियत क्या है कि अगर हम पूरी की पूरी सेल को या पूरी की पूरी लैटिस को उस ट्रांसलेशन के कोरस्पोंडिंग मूव करवाते हैं, डिस्प्लेस करवाते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल पोजीशन होगी वो आइडेंटिकल होगी अपनी इनिशियल पोजीशन से, जहां से हमने उसको डिस्प्लेस करवाया है, जहां से उसको डिस्प्लेस करवाया है। तो पोजीशन वेक्टर जो मैंने ड्रा करवाया था कि जो r डैश है, जो नया पोजीशन वेक्टर आया है किसी भी पॉइंट का, दैट शुड बी इक्वल टू r प्लस टी, मतलब दोनों के केस में बराबर आना चाहिए, एक ही जैसा आना चाहिए। ठीक है, तो और हम कह सकते हैं कि जो f ऑफ r है दैट शुड बी इक्वल टू f ऑफ r डैश। f मैंने फंक्शन बता रहा हूं, फंक्शन बेसिकली ये एनवायरनमेंट का फंक्शन है, और वी कैन राइट इट एज f ऑफ r प्लस टी। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इट मींस उसके अंदर ट्रांसलेशन सिमेट्री है, वो जो क्रिस्टल है वो एक आइडियल क्रिस्टल है। और जो टी वेक्टर है, टी वेक्टर मैंने बताया इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द बेसिस वेक्टर्स। So T will be a translation vector, that operation will be a translation operation, that symmetry will be a translation symmetry। ठीक है, तो ट्रांसलेशन वेक्टर की खासियत यही है कि इस डायरेक्शन में अगर हम क्रिस्टल को डिस्प्लेस करते हैं तो हमारे पास फाइनल जो पोजीशन आएगी, जो फाइनल एनवायरनमेंट आएगा, दैट शुड बी सेम एज द इनिशियल एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने आज का टॉपिक किया वो किया विग्नर स्लिट सेल का। विग्नर स्लिट सेल क्या है? एक स्पेशल टाइप है प्रिमिटिव सेल की, जिसको निकालने का एक खास तरीका है, और उसका तरीका यही है कि किसी भी लैटिस के अंदर किसी भी पॉइंट को ओरिजिन लो, ओरिजिन को उसके आसपास के सारे पॉइंट से मिक्स ज्वाइन करवाओ, जो हमारे पास डिफरेंट लाइंस आ जाएंगे उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करो। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करेंगे तो हमारे पास जो एरिया कवर्ड आएगा, जो चारों तरफ से वो बाइसेक्टर्स कवर कर रहे हैं, वो हमारे पास जो सेल बनेगी दैट विल बी ए विग्नर स्लिट सेल, दैट विल बी ए विग्नर स्लिट सेल। तो आज के लिए भाई हमें इतना ही करना था, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर लेके फिर आएंगे और हम फिर से जो नेक्स्ट लेक्चर है उसकी वीडियो तैयार करके जो आगे के टॉपिक्स हैं वो मैं भेज दूंगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू।